बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इससे पहले मैं आपको कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा चुका हूं, जिसमें हमने 3 तरह की कैश बुक देखी थी, जिनमें द फर्स्ट वन वाज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड जो टाइप थी उसकी वो डबल कॉलम कैश बुक की थी, और जो थर्ड टाइप ऑफ कैश बुक थी वो ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक थी। उसमें हमने ये देखा था कि कैश की रिकॉर्डिंग जो है वो अपने बिजनेस में अगर हम कैश बुक के अंदर करें तो किस तरह से करते हैं, और इसके साथ साथ हमने बैंक के पैसों को भी मेंटेन किया था अपनी कैश बुक में। यानी कैश बुक के 2 मेन कॉलम बनते हैं। वैसे तो तीसरा कॉलम डिस्काउंट का होता है, लेकिन मेजर कॉलम जो है वो 2 होते हैं, जिसमें एक कैश का कॉलम होता है और दूसरा बैंक का कॉलम होता है। बैंक के कॉलम में हम उन पैसों का हिसाब रखते हैं जो हमने बैंक में जमा करवाए होते हैं। जब भी हम बैंक से पैसे निकालते हैं हम जो है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखते हैं, और जब भी हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने होते थे तो हम डेबिट साइड पे लिखा करते थे। ये चीज़ जो है वो काफ़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस की है। पिछली वीडियोस में आपको जो है वो मेरा एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमने जो है वो कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को प्रॉपर्ली मेंटेन किया था और उनके आंसर्स जो है वो निकाले थे। आज जो है वो BRS इसी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ हम इसको शुरू करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें बेसिकली करना क्या है, आपने सबसे पहले थोड़ी सी जो है वो आप इसका आइडिया ले लेंगे। 1-2 चीज़ें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कैश बुक आपने जो है वो पढ़ ली भी है। कैश बुक में बेसिकली हमने करना क्या होता है, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो हमारे बैंक के अकाउंट की डिटेल होती है, वो डिटेल जो है वो हम अपने एंड पर कैश बुक के अंदर मेंटेन करते हैं। ठीक है, और कैश बुक के जो है वो 2 साइड्स पर हम डिटेल को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर तो हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हों तो डिपॉजिट करने की सूरत में हम अपनी कैश बुक को जो है वो क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और इंक्रीज़ करने का मतलब है डेबिट करते हैं। और अगर बैंक अकाउंट से पैसे विदड्रॉ हो रहे हों, निकाल रहे हों, तो ऐसी सूरत में निकालने की सूरत में आपने अपनी कैश बुक को कम करना होता था, हम उसको क्रेडिट करते थे। ये चीज़ जो है वो हम देख चुके हैं कैश बुक के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर जो है वो हम एक एडिशनल जो है वो बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं पासबुक का। पासबुक बेसिकली क्या है, मेरा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैं जो है वो उसमें पैसे डिपॉजिट भी करवाता हूँ और निकालता भी हूँ, और मैं अपने एंड पर जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो किस बुक में कर रहा हूँ, अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कैश बुक के अंदर। अब जो मैं बैंक में पैसे जमा करवाऊंगा तो बैंक भी जो है वो अपने एंड पर कस्टमर की रिकॉर्डिंग करेगा। मैं जो है वो बैंक का कस्टमर हूँ, बैंक का क्लाइंट हूँ, तो बैंक ने जो है वो अगर 10 लोगों ने या 100 लोगों ने बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है, किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो हर पर्सन का बैंक इंडिविजुअली जो है ना वो डिटेल उसकी मेंटेन करेगा। तो इसका मतलब है कि बैंक ने, और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि अकाउंट्स के वाले से जो है वो इश्यूज़ बैंक में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बड़ा सिस्टमेटिकली जो है वो हर पर्सन के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। हर एक पर्सन के अकाउंट के पैसों का प्रॉपर हिसाब किताब रखा जाता है। तो इसके वाले से अगर हम देखें तो किस तरह से करते हैं। अब तो सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो गया हुआ, लेकिन अगर दूसरे एंड पर देखें तो बैंक ने जो भी कस्टमर की तरफ से पैसे जमा हो रहे होते हैं या कस्टमर पैसे निकालवा रहा होता है ना, उन तमाम पैसों की रिकॉर्डिंग जो है वो बैंक क्या करता है, एक बुक में करता है, जिसको हम पासबुक का नाम देते हैं। पासबुक बेसिकली बैंक के पास होती है, कैश बुक हमारे पास होती है। हमने जब भी बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, बैंक से पैसे निकलवाने हैं, हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। और बैंक ने जब भी हम बैंक से पैसे निकलवाएंगे या जमा करवाएंगे बैंक में, तो बैंक जो है अपने एंड पर जो रिकॉर्डिंग करेगा वो पासबुक के अंदर करेगा। ठीक है जी। और पासबुक का इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास प्रॉपर्ली हमारी पासबुक होगी। अगर 10 कस्टमर्स हैं तो 10 कस्टमर्स की अलग-अलग पासबुक होगी, और हर पासबुक के अंदर उस कस्टमर से रिलेटेड उसके पैसों का हिसाब किताब जो है वो रखा जा रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो या बैंक से जब भी हम अपनी बैंक की डिटेल मांगते हैं तो बैंक क्या करता है, हमें एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में देता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली पासबुक का ये एक पेज कह लें आप, एक पेज है जिससे हमें जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जो है वो इन्फॉर्मेशन का पता लगता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ना हमने 2 मेन बुक्स के वाले से बात करनी है, जिसमें फर्स्ट वन आ जाती है कैश बुक और दूसरे एंड पर आ जाती है पासबुक। यहाँ तक आपको स्टूडेंट पता लग चुका होगा कि पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करता है हमारे रिकॉर्ड्स के वाले से, और कैश बुक जो है वो हम अपने एंड पर रिकॉर्ड करते हैं अपने बैंक के पैसों के वाले से। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कैश बुक और पासबुक का मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बताऊँ शॉर्टली, मैं आपको यहाँ पे कैश बुक का पूरा वर्ड लिखने के बजाय CB
फॉर कैश बुक और PB फॉर पासबुक लिख कर बता रहा हूँ। लाइक अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में मैंने 1000 रुपीज़ लाइक डिपॉजिट करवाए हैं, तो इट मीन्स कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ से इंक्रीज़ होना चाहिए। ये पैसे जो मैंने बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक मेरे पैसों की रिकॉर्डिंग मेरी पासबुक में करेगा, यानी बैंक के पास जो पासबुक होगी उसमें बैंक ने मेरे पैसों की रिकॉर्डिंग करनी है। अगर मैंने अपनी कैश बुक को 1000 से इंक्रीज़ किया तो इसका मतलब है कि बैंक ने भी 1000 रुपये से मेरे पैसों को इंक्रीज़ किया होगा। अगर लाइक मैं 300 रुपीज़ जो है वो बैंक से विदड्रॉ कर लेता हूँ किसी दिन, तो बैंक भी जो है लाजमी बात है मेरे अकाउंट से पैसे निकालने की सूरत में अपने एंड पर जब रिकॉर्डिंग करेगा तो 300 रुपया जो है वो बैंक से जो है वो निकालने की सूरत में पासबुक को कम करेगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जब मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए कैश बुक इंक्रीज़ हुई, दूसरे एंड पर पासबुक भी इंक्रीज़ हुई। जब मैंने पैसे निकलवाए तो यहाँ पर कैश बुक भी कम हुई और दूसरे एंड पर पासबुक भी कम हुई। अब यहाँ पर अगर मैं नेट बैलेंस देखना चाहूँ, 1000 डिपॉजिट करवाया था, 300 मैंने विड्रॉ किए, तो बैलेंस में जो है वो 700 होने चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर भी बैलेंस में 700 आने चाहिए। दोनों एंड पर जो है इट मीन्स के कैश बुक और पासबुक का टोटल आपस में मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब हम एक महीने के बाद या एक हफ्ते के बाद अपनी कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ मैच कर रहे होते हैं ना, तो आम तौर पर ये जो इनका आपस में टोटल है जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं आता। ठीक है, यानी कभी जो है वो कैश बुक के वाले से या कभी पासबुक के वाले से ये दोनों बुक्स जो है आपस में टैली नहीं हो रही होती, बराबर नहीं आ रही होती। जबकि मैंने आपको अभी एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश बुक बढ़ेगी, उधर से पासबुक बढ़ेगी, पैसे निकलवाएंगे इधर से कैश बुक कम होगी, उधर से पासबुक कम होगी। तो इसका मतलब है नेट बैलेंस जो है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो है वो इक्वल नहीं आ रहा होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने जो है वो फ्रॉड किया हुआ या बैंक वालों ने अपने एंड पर कोई फ्रॉड किया हुआ, जानबूझकर ऐसा किया हुआ जिसकी वजह से दोनों बुक्स टैली नहीं हो रही, बल्कि इसकी वजह कुछ जेन्युइन रीजंस होती हैं। उन रीजंस को जो है वो हम यहाँ पर देखने लगे हैं और उन रीजंस को क्या किया था आइडेंटिफाई करते हैं। हम देखते हैं कि इस वजह से जो है वो कैश बुक में फलां ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी या पासबुक में जो है वो इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग इस वजह से नहीं हो सकी। कुछ जेन्युइन रीजंस हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हमें पता लगता है कि हाँ ये रीज़न थी जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक इक्वल नहीं आ रही थी। तो बेसिकली इस चैप्टर का थीम क्या कि हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर एक बुक का बैलेंस दिया होगा, लाइक कैश बुक का दिया होगा, हमें पासबुक का बैलेंस बताना होगा और हमें देखना होगा कि कैश बुक और पासबुक में आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है। अब डिफरेंस करने के वाले से क्या होता है, जितने भी कैश बुक, अगर कैश बुक और पासबुक बराबर आपस में नहीं आ रही होगी तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो बैंक वालों से कहेंगे जी आप हमें जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम की बैंक स्टेटमेंट दे दें। हमें अगर फ़र्ज़ किया मार्च के महीने की जो है वो डिटेल सारी चाहिए, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की हम लोग बैंक से जो है वो पासबुक मांग लेंगे। यानी बैंक हमें क्या करेगा, पासबुक से जो बैंक स्टेटमेंट है ठीक है वो हमें दे देगा एक महीने की। ठीक है, अब उस मार्च के महीने की हम जो है वो ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे अपने मार्च के महीने की कैश बुक के साथ और फिर टैली करेंगे एक आइटम को, एक अमाउंट को दूसरे अमाउंट के साथ। ठीक है, अब टैली हमने करना है, बैंक से हमने क्या निकलवा लिया, पासबुक, एक स्पेसिफिक मंथ के पासबुक का डाटा निकाल लिया हुआ एक स्पेसिफिक मंथ का। और जब हम आपस में टैली कर रहे होंगे कि ये चीज़ इधर लिखी हुई है इधर भी लिखी हुई है, ठीक है, ये अमाउंट इधर है बैंक में क्यों नहीं है, उसकी जो है वो फिर रीज़न लिखी जाएगी अगर इनकेस वो इक्वल नहीं आ रही तो। ठीक है, इसका मतलब है जो चीज़ भी कैश बुक या पासबुक में मिस होगी या कोई गलत लिखी जाएगी, हमने क्या करना है, एक सेपरेट पेज पर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, उसको नोट डाउन कर लेना है कि ये डिफरेंस जो है वो लाइक कैश बुक में है, ये अमाउंट मीन्स पासबुक में है, ये अमाउंट ज़्यादा लिखी गई है, ये अमाउंट कैश बुक में कम लिखी गई है। इस तरह से 1 बाय 1 जो भी हमें रीजंस का पता लग रहा होगा इन दोनों बुक्स को आपस में किस तरह से मैच करने के बाद जब हमें इन दोनों बुक्स का डिफरेंस पता लगेगा, यानी कि मैच की सूरत में हम कर रहे होंगे जब ये दोनों बुक्स का टोटल या बैलेंस आपस में बराबर नहीं आ रहा होगा, तो हम देखेंगे कि रीज़न क्या है इन दोनों बुक्स के बैलेंस के बराबर ना आने की। तो वो रीज़न्स हम फाइंड करेंगे और जैसे जैसे हमें रीज़न्स का पता लगता जाएगा हम वो रीज़न्स जो है वो नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, और उनकी डिटेल जो है वो मेंटेन करते जाएंगे। यानी एक तरफ आप अमाउंट लिख देंगे और साथ लिख देंगे ये अमाउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सकी कैश बुक में या पासबुक में। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप क्या करोगे, ये सारी के सारी जो है वो डिफरेंसेस निकालोगे। ये बेसिकली पेज जो है वो आपको क्या बता रहा होगा, जो डिफरेंस आ रहे हैं कैश बुक और पासबुक के अंदर। अब ये जो पेज है ना, इस पेज को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट का
ठीक है, कि ये एक स्टेटमेंट है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है, बैंक के पैसों से रिलेटेड, यानी जिसमें हमें बैंक के पैसों से रिलेटेड डिटेल पता लग रही है, डिफरेंसेस का पता लग रहा है, एरर्स का पता लग रहा है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किस तरह से बनी होगी, ये जो आपने यहाँ पर अमाउंट्स वगैरह लिखी हैं, ये कौन सी अमाउंट्स हैं, ये वो मिसिंग अमाउंट्स हैं जो कैश बुक में या पासबुक में किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, या ये वो एरर्स हैं जो कैश बुक या पासबुक में आए हैं। ठीक है, तो जो मिसिंग अमाउंट्स या एरर्स जो है वो आपने नोट डाउन किस तरह से किए होंगे, ये खुद से तो स्टेटमेंट नहीं बन सकती ना, खुद से आप ये रिपोर्ट नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप कैश बुक और पासबुक को आपस में टैली ना कर लो, आपस में मैच ना कर लो। आपस में मैच करने का मतलब यह है कि आपस में रिकॉन्साइल ना कर लो। बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉन्साइल का, या वैसे भी जर्नल मीनिंग अगर देखें तो रिकॉन्साइल का मतलब होता है मैच करना। ठीक है, तकाबला करना, हम एक दूसरे को कंपैरिजन, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कंपैरिजन करना। तो बेसिकली ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, ये कैश बुक और पासबुक को आपस में रिकॉन्साइल करने के बाद बना रहे होते हैं, मैच करने के बाद बना रहे होते हैं। इस स्टेटमेंट से हमें बेसिकली उन डिफरेंसेस का पता लगता है जो हमने कैश बुक और पासबुक में जो है वो छोड़े हुए हैं, नहीं लिखे हुए, या उन एरर्स का पता लगता है जो कैश बुक या पासबुक में हुए हुए हैं। तो अब यहाँ पर फिर इसी मुनासबत से मैं इस स्टेटमेंट को जो है वो नाम देता हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। पूरा नाम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली किसको कहेंगे, रिकॉन्सिलिएशन का जो वर्ड है वो रिकॉन्साइल से निकला है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस, रिकॉन्साइल करने का वो प्रोसेस जिसमें हम कैश बुक और पासबुक को देख रहे होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, रिकॉन्सिलिएशन का। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द डिफरेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। जो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को शो करती है, उस स्टेटमेंट को हम जो है ना वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या बताया, डिफरेंसेस जो है वो शो हो रहे होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक आपस में टैली नहीं हो रही होती। अब वो डिफरेंसेस या वो रीजंस क्या हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखने लगा हूँ। तो इस एरिया को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग शो करने लगा हूँ, कॉजेज ऑफ डिफरेंस की। ठीक है जी, अब ये नोट डाउन आप अपने एंड पे कर लेंगे। इसमें पहली कॉज क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या, मैं शॉर्टली साथ साथ आपको आइडिया भी देता जाऊंगा, डिटेल से फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे। चेक डिपॉजिट का मतलब है कि कस्टमर ने अपनी तरफ से बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करवा दिया। अब अगर अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग जमा करवा दिया हुआ तो कस्टमर जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, लेकिन बैंक जो है वो किसी वजह से हमारे जमा किया करवाए हुए चेक को, जो हम जाके बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हैं, बैंक किसी वजह से उसको डिपॉजिट नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये बैंक ने जो है वो पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं की। तो अगर पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, फर्ज किया मैं बैंक गया हूँ, उस वहाँ पर मैंने स्लिप जो है वो फिलअप की है, डिपॉजिट स्लिप, और जो है वो बैंकर को दी है और साथ ही उसको पैसे भी दिए हैं। उसने क्या किया, उस स्लिप की जो कॉपी है वो जो है वो मुझे दे दी है और एक कॉपी अपने पास रख ली है, और उसके बाद उसने कंप्यूटर पर एंट्री करनी थी, वो एंट्री उसको करना याद नहीं रही। अपनी तरफ से मैंने जो है वो चेक डिपॉजिट करवा दिया, लाइक 5000 का चेक था, तो मैं अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर बैंकर ने उस चीज़ को किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब है पासबुक में उस अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बट नॉट क्रेडिट। अब ये क्रेडिट और डेबिट का वर्ड क्यों आ रहा है ये आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड है जी, चेक नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। चेक इशूड, आपने चेक किसी को इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि लाइक मैंने किसी पार्टी के पैसे देने थे 3000 रुपया, मैंने वो 3000 रुपये का चेक उस पार्टी को काट के दे दिया। अब वो पार्टी जो है वो चेक लेकर रसूलन से क्या चाहिए कि वो बैंक में जाए और बैंक से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा ले। ठीक है, अब जैसे मैं चेक इशू करूंगा तो मैंने अपने एंड पर कैश बुक में रिकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है ना, तो चेक इशू करते साथ ही मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा। अब अगर बैंक में चेक जाता है और बैंक जो है वो इसमें मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल कर देते हैं, तो अल्टीमेटली बैंक भी मेरे अकाउंट को कम करेंगे, यानी कि 3000 से पासबुक भी कम होगी। लेकिन होता क्या, चेक मैंने इशू कर दिया लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। प्रेजेंट होने का मतलब क्या है
कि चेक जिस पार्टी को मैंने दिया वो पार्टी बैंक में फौरी चेक लेकर नहीं गई, हो सकता है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या तो हो सकता है वो थोड़े और ज़्यादा गैप के साथ चेक बैंक में ले जाए, क्योंकि 6 महीने तक अलाउ होता है चेक जो है वो कैश होना। तो इसलिए जो है वो अब आप डिफरेंस अगर निकाल रहे होगे, किसी 1 महीने की रिकॉर्डिंग कर रहे होगे, मैंने उस पार्टी को 3000 का चेक दे दिया मार्च में, लेकिन वो पार्टी मार्च के महीने में गई नहीं है बैंक में, तो इसका मतलब अगर बैंक में नहीं गई तो वो चेक जो है वो विड्रॉ ही नहीं हुआ वहाँ से, यानी चेक के पैसे ही नहीं निकले बैंक से। तो इसका मतलब है डिफरेंस आ जाएगा। मंथ एंड पर मेरी कैश बुक जो है वो 3000 रुपये से कम हो रही होगी, लेकिन पासबुक का बैलेंस 3000 से इंक्रीज ही हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, ये डिफरेंस आया और इस डिफरेंस को हमें BRS में लिखना। इसी तरह से थर्ड रीजन है चेक डिपॉजिटेड। हम चेक अपनी तरफ से जमा करवाते हैं, बाद में पता लगे कि चेक जो है वो किसी वजह से बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, ठीक है, डेट सही नहीं थी, सिग्नेचर सही नहीं थे, चेक जो है वो फटा हुआ था, या कोई और रीज़न बनी जिसकी वजह से जो है वो चेक डिसऑनर हो गया। इसके साथ एक और है चेक इशूड बट डिसऑनर, इशू कर दिया आपने लेकिन बाद में डिसऑनर हो गया, तो ये भी एक रीज़न है डिफरेंस की। एक है जी डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। डायरेक्ट कलेक्शन का क्या मतलब है, मैं कोई बिजनेस करता हूँ और मेरे जो है वो क्लाइंट्स आउट ऑफ सिटी भी हैं, कस्टमर्स आउट ऑफ सिटी भी हैं, वो अगर मेरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं या मुझे कहीं से भी पेमेंट आती है, उस पेमेंट का बैंक मुझे फौरी नहीं बताता, बल्कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिखता है कि फला दिन आपके इतने रुपये जो है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे। तो अगर इसका मतलब है कि अगर डायरेक्ट कलेक्शन हुई हो, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट कहीं से पैसे आए हों, तो उस ऐसी सूरत में बैंक जो है वो पासबुक को बढ़ा लेगा, लेकिन मुझे पता नहीं होगा। इसका मतलब है पासबुक में रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई भी होगी। तो ये एक डिफरेंस है। इसी तरह से डायरेक्ट डिडक्शन बाय बैंक, इसमें क्या है कि मैंने जो है वो मेरे जो अकाउंट में पैसे होते हैं, बैंक किसी वजह से कोई अमाउंट सर्विस चार्जेस के तौर पे डिडक्ट कर ले, ठीक है, या कोई और रीज़न है लाइक ज़कात वगैरह के पैसे जो है बैंक अगर डिडक्ट करता है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ था कि इतने रुपए जो है वो आपके डिडक्ट हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता बैंक ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए हैं और स्टेटमेंट में जो है लिखकर भेजने के फलां वजह से इतने रुपए आपके कट चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डिटेल का पता लगता है। इसके साथ साथ जो है वो एक लास्ट डिफरेंस जिसको हम ओमिटेड का नाम देंगे, ओमिटेड चेक्स। ओमिटेड चेक किसको कहते हैं, वो चेक जो है मुझे कहीं से रिसीव हुए, मैंने उन चेक्स की जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली, अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर लिया कि ये चेक मैंने बैंक में जमा करवाने हैं, लेकिन मैं बैंक में वो चेक जमा करवाने ही नहीं गया, मेरे ड्रॉ में ही वो पड़े रह गए, ठीक है। तो वो चेक जो हम अपनी कैश बुक में लिख लें और उनको डेबिट कर लें कि हम इनको जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रहे हैं, लेकिन हम किसी वजह से वो जमा ना करवाएं या भूल जाएं जमा करवाना, तो उन चेक्स को हम ओमिटेड, ओमिट का जो वर्ड है वो भूलने से निकला। तो वो अमाउंट वो चेक जो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया हो, लेकिन वो चेक हम बैंक में ना लेकर गए हो, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली बैंक को तो पता ही नहीं है कितनी अमाउंट का का चेक है ये, ठीक है। तो कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, लेकिन बैंक में वो चेक जमा करवाना भूल गए, तो ऐसी सूरत में कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी लेकिन पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, तो ये एक और डिफरेंस आएगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो कैश बुक और पासबुक आमतौर पर टैली नहीं हो रही होती, ठीक है। और इनको फाइंड आउट, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो है वो 2 से 3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं जो है वो आपको सिंपल मेथड से बताऊंगा, करवाऊंगा, सो दैट कि आपको जो है वो अंदाजा हो कि हम जो है इन क्वेश्चंस को किस तरह से कर रहे हैं। जो भी मेथड आप फॉलो करेंगे, ऐड लेस वाला करेंगे या सिंपल जो है वो करेंगे, दोनों तरह से ठीक है। असल चीज़ है कि लॉजिकली और टेक्निकली आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है वो बाकायदा से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चन मैं आपको जो है वो कैश बुक और पासबुक के शॉर्टली रूल्स बताकर इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करूंगा, और वो रूल्स जो है वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएंगे। तो आपको करना क्या है, इन रूल्स को जो यहाँ पर मैं नोट डाउन लिख रहा हूँ, इनको अपने एंड पर आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, सो दैट कि जब आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई इशू ना आए। रूल्स हमने किसके देखने हैं जी, कैश बुक और पासबुक के। 3 कैटेगरीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे। एक कैटेगरी है जी नॉर्मल बैलेंस, सेकंड वन इज इंक्रीज, एंड द थर्ड वन इज
डिक्रीज। अच्छा, कैश बुक के अंदर हमने अपने बैंक के कॉलम को देखना है इस चैप्टर में, ठीक है। इसका मतलब है कि बैंक में जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, बैंक हमारा एसेट होता है, तो अब यहाँ पर जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, और बैंक के पैसे हमारे एसेट हैं और पैसे अगर निकालेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तीसरी चीज़ आ रही नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस का मतलब है वो सिचुएशन, वो स्टेट जिसमें ना तो इंक्रीज आ रही हो और ना ही डिक्रीज आ रही हो। देखें, बैंक के पैसे मेरे लिए एसेट होते हैं। रूल क्या बताया, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन अगर बैंक से ना मैं पैसे अभी निकलवा रहा हूँ और ना ही जमा करवा रहा हूँ, लाइक अगर इस वक्त मेरा बैंक अकाउंट जो है स्टेबल है, 10,000 रुपया या 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, तो इस टाइम पे मैं उनको बाय नेचर क्या कहूँगा, वो मेरे लिए एसेट ही है ना। अब चाहे वो 2 साल पड़े रहे, मैंने अब अपने पैसे अकाउंट से नहीं निकलवाता, तो 2 सालों तक वो पैसे जो है वो मेरे लिए नॉर्मल कंडीशन में पड़े हुए हैं, नॉर्मल बैलेंस वाली सिचुएशन में है। तो नॉर्मल बैलेंस बाय डिफॉल्ट फिर क्या होगा, मेरे पैसों का वो डेबिट ही होगा, क्योंकि पैसे अगर अकाउंट में पड़े रहें, ना उनको विड्रॉ किया जाए, ना ही उसमें मजीद एडिशन हो, तो वो सिचुएशन नॉर्मल बैलेंस की कहलाएगी। और नॉर्मल बैलेंस वाली सिचुएशन में भी मेरे वो पैसे मेरे लिए एसेट ही होंगे। और दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो पासबुक के जो रूल्स हैं वो कैश बुक के रिवर्स होंगे। बेसिकली जो पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं वो हमारे लिए तो एसेट हैं, लेकिन बैंक की वो जिम्मेदारी है, बैंक की वो लाइबिलिटी है। यानी बैंक कस्टमर के पैसों को लाइबिलिटी की सेंस से देखता है। तो जितने रुपए हम बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती जाती है, और जितने रुपए हम बैंक से निकलवा लेते हैं उतने से बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो रूल्स फिर लाइबिलिटी के यहाँ पर अप्लाई होंगे, और लाइबिलिटी के रूल्स आपको पता है कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी लायबिलिटी में कमी आएगी हमेशा उसको आप डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट है। पासबुक इंक्रीज कब होगी, जब कस्टमर पैसे जमा करवा रहा होगा, बैंक के पास पैसे जा रहे हैं कस्टमर के, ठीक है। और पासबुक कम कब होगी, कम जब होगी तब डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि पैसे जो है वो निकलवाने की सूरत में पासबुक कम होती है, और पासबुक कम होने का मतलब है लायबिलिटी कम हो रही है। और नॉर्मल सिचुएशन, जितने पैसे हमारे बैंक में पड़े होते हैं, जितनी देर पड़े रहेंगे बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। तो नॉर्मली बैंक के पैसे लायबिलिटी अगर है तो फिर हम उसको भी क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है। इसको वैसे नॉर्मल बैलेंस को याद रखने के लिए बस इतना देखें, ज़हन में रखें कि जो इंक्रीज होगी वही उसका नॉर्मल बैलेंस होगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने रूल लिखे हैं, ये मैंने आपको डिफरेंसेस की जो है वो रीजंस बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको BRS का फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मेरे पास पेज नंबर 262 पर है, और क्वेश्चन नंबर 8 है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।